Hello everyone, my name is Mayank Pahava. Today we are going to discuss a chapter called Ratio and Proportion. तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समान अनुपात हिंदी में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में जब आप एसएससी दें, यूपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग, टीचिंग या कोई भी दूसरा एग्जाम आप देंगे तो उसमें ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं। ये चैप्टर अरिथमेटिक मैथ्स में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चैप्टर समझाऊंगा। हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से चलेंगे, ये मान के कि आप में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत ही जिनका मैथ्स अभी इतना स्ट्रांग नहीं होगा या जो जो भी स्टार्ट ही कर रहे होंगे उस चीज़ को पढ़ना। तो मैं आपको बहुत ही इनिशियल लेवल से पढ़ाऊंगा ताकि वो स्टूडेंट जिनका बेसिक्स इतना स्ट्रांग नहीं, वो भी उसको बहुत ईजिली आराम से समझ सके। फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक से चलेंगे एडवांस की तरफ। तो इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर पढ़ने में। देखिए, मेरा ये फोकस है कि आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान ना देके आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जिससे चीज़ें आपके लिए अपना आसान बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि हर कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ यार, हर कॉन्सेप्ट की कितनी वैल्यू है। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। एक एक पॉइंट को समझना मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, कोई डाउट आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे यहाँ पे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ज्वाइन कर लो, वहां पे अपना डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि रेशियो क्या होता है। देखो यार, रेशियो कुछ नहीं है। रेशियो बहुत ही, आप समझो इस बात को, रेशियो क्या है? एक फ्रैक्शन है। रेशियो क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है? ए अपॉन बी। इसको आप लिख सकते हो ए इज टू बी। ठीक है, तो रेशियो को लिखने का सिंबल क्या है? ये है ए डॉट बी। तो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट रेशियो। और कैसे लिखेंगे इसको? जब ये सिंबल ओपन होगा तो दैट इज, इसकी वैल्यू क्या है? ए अपॉन बी के बराबर की। ये एक फ्रैक्शन में द फ्रैक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रेशियो। अब देखो, समझो इस बात को, रेशियो एग्जैक्टली क्या है? सिर्फ फ्रैक्शन बोलने से बात नहीं बनेगी ना। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझो। देखो, रेशियो जो होता है ना, हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखाता है। दो क्वांटिटीज के बीच में। अब आप बोलोगे सर, ये दो क्वांटिटीज से आपका क्या मतलब है? देखो, मान लीजिए बेटा, अब मैंने बोला कि लेट सपोज करो, अच्छा मैंने इसमें बोला कि भाई लेट सपोज करो 2:5। ये भी एक रेशियो है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5। इतना समझ में आया? अच्छा, एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, कि रेशियो में जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। कभी भी जीरो नहीं होगा। बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। जीरो क्यों नहीं होगा भाई? मान लो अगर मैंने बोला ए अपॉन बी, अगर बी जीरो हो जाता है, यानी बी क्या डिनोमिनेटर है, अगर वो जीरो हो जाता है तो कोई भी चीज, एनीथिंग अपॉन जीरो इज एक्चुअली इंफिनिटी। वो क्या होता है? इंफिनिटी होता है, दे आर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज को नीचे जीरो नहीं करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। आप देखो ध्यान से, तो रेशियो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच एज ए इज टू बी। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि रेशियो क्या है? दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बोला कि 2:5 एक रेशियो है। आप बोलोगे हाँ सर है। अच्छा, अब देखना ध्यान से जरा। मैं बोलूंगा 2 रुपीज इज टू 5 रुपीज, क्या एक रेशियो है? आप बोलोगे हाँ सर, कि एक रेशियो है। मैं बोलूंगा 2 रुपीज इज टू 5 kg, क्या ये एक रेशियो है? आप बोलोगे नहीं सर।
पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप रेशियो लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या है, 2:5। 2 का यूनिट क्या है, रुपीज है। 5 का यूनिट क्या है, केजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए रेशियो के अंदर। अगर यूनिट्स सेम नहीं होंगे, ये रूल है, थंब रूल है कि रेशियो को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम होना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो रेशियो कभी भी कहला ही नहीं सकती। तो मैंने बोला 2 rupees/5 kg, तो यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि आप रुपीज को केजी में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, केजी को ऐसे रुपीज में नहीं कर सकते। तो जब आप इसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी तो जब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते तो यानी ये दो क्वांटिटीज है, इनके बीच में कोई रिलेशन आप निकाल ही नहीं सकते। कैसे निकाल लूंगा? ठीक है, मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग है। तो यही रीजन है कि यूनिट्स को सेम होना ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां बोलता कि 2 rupees/500 पैसा, तो तब भी ये पॉसिबल था रेशियो, लेकिन वो तब पॉसिबल था या तो मैं पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दूं या मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दूं। बस मुझे यूनिट्स जो है किसी भी हाल में यहां पे सेम बनाने हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये कन्वर्जन, क्योंकि ये जो रुपीज से पैसा, पैसे से रुपीज जो है वो कन्वर्टेबल है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज हम रेशियो में बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसके ऊपर वाला आप रेशियो में नहीं बना सकते थे, क्योंकि आप उस वहां पे उसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है रेशियो का, याद रखना हमेशा, यूनिट्स हमेशा सेम होने ही चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है जी कंपाउंड रेशियो। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज। तो मान लो बच्चों, आपको एक रेशियो दिया है A:B, इसकी वैल्यू दी है आपको 2:3। एक रेशियो दिया आपको B:C, इसकी वैल्यू दी है आपको 3:4। एक रेशियो दिया आपको C:D, इसकी वैल्यू दी है आपको 4:5। ठीक है जी, तो ये तीन रेशियोज हैं, तीनों की वैल्यूज आपको दी हुई है। तो कंपाउंड रेशियो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज। पहली रेशियो A:B, सेकेंड रेशियो B:C, थर्ड रेशियो C:D। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज, इन सारे रेशियोज का क्या प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पे लिखता हूं तो 2:3 क्या हो गया, 2/3। वो क्या हो गया, 3/4। और ये क्या हो गया, 4/5। दैट्स इट, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, सॉल्व करूंगा, कैंसिल, कितना आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट आउट है। यहाँ मैंने A:B, B:C यहाँ पे कुछ कॉमन ले लिया था, आपकी मर्जी है, मत लीजिए, अलग लीजिए बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया A:B, C:D, E:F, तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ACE, नीचे आ जाएगा BDF। क्यों, कैसे? अगर आप देखो, मैंने ऊपर यहाँ पे लिया है A/B, C/D, E/F, यही तो किया ना। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ACE, नीचे आ जाएगा BD और F। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या बन गया आपका, कंपाउंड रेशियो बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशियोज। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अभी ये मत सोचना कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, फॉरगेट दिस। आप पहले कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ बनाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हर एक एक एग्जाम की सेपरेट वीडियोस भी आएंगी, चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सबका अलग अलग आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए सारी वीडियोस कॉमन होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रेशियो का अगर आप बैंक एग्जाम में देंगे तब भी वही है, रेलवे के एग्जाम में भी रेशियो रेशियो रहेगा, अलग तो कुछ बन नहीं जाएगा। ऐसे ही आप यूपीएससी के एग्जाम दो तब भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत डिटेल तरीके से बताऊंगा, तो इन सारी वीडियोस को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, डुप्लीकेट रेशियोज। ये पढ़ लेते हैं, वन वन लाइन की चीजें कुछ नहीं। अगर आपको A:B एक रेशियो दिया है, तो चलो यार A:B कोई रेशियो दिया है, मैं आपको एग्जांपल के तो बताता हूं। लेट्स टेक कि A:B जो है, सपोज करो वो है
टेक एन एग्जाम्पल, लेट सपोज करो A:B जो है 4:9 है, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो A:B क्या है, 4:9 है। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको इसकी बतानी है इसकी डुप्लीकेट रेशियो के, ये आपको एक रेशियो दी हुई है, तो बताओ इसकी डुप्लीकेट रेशियो आ गई। डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता, इनका स्क्वायर होता है। क्या होता है, इनका स्क्वायर होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ, A² और B²। तो ये 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 16:81। क्लियर है। नेक्स्ट हमको बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता, ये होता है √A और √B। तो ठीक है जी, √A की वैल्यू क्या दी है, 4, और ये B हो गया √9। तो सॉल्व करा, 4 का अंडर क्या हो गया, 2, 9 का क्या आ गया, 3। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या है जी, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, वो क्यूब हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ठीक है, क्यूब बन जाएगा, कोई नहीं। ये आपका यानी कि क्या हो गया, A³ और B³। ए क्या है, 4 है, 4 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 9 का क्या होता है आपका, ये होता है जी आपका 729। ठीक है, सो ये आपका आ गया 9 का क्यूब। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हल्का सा डुप्लीकेट रेशियोज के बारे में 119 की डेफिनेशन थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। तो हमने देखा कि रेशियो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन क्या होता है। अच्छा, रेशियो क्या था, रेशियो वाज अ रेशियो क्या था, वो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन था। बट कंडीशन क्या थी उसके अंदर, दो क्वांटिटीज, मान लो A:B एक रेशियो है, तो ये A एक क्वांटिटी है, B एक क्वांटिटी है। बट कंडीशन क्या थी, जो क्वांटिटी की यूनिट्स हैं वो हमेशा सेम होनी ही चाहिए। अगर यूनिट सेम होगी तभी आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन निकाल सकते हो तभी बोलते हैं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है जी, आ गया समझ में। चलिए, अब देखते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, ये दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन होता है। रेशियो क्या था, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन था। प्रपोर्शन क्या है, दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन है। मतलब मान लो A:B एक रेशियो है, C:D दूसरी रेशियो है। ठीक है जी, मान लो A:B एक रेशियो है, C:D क्या, एक रेशियो है। क्लियर है बच्चे। तो A:B एक रेशियो है, C:D क्या, एक रेशियो है। तो अब मुझे इतना पता है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। तो ये आपकी होगी रेशियो नंबर 1 और ये क्या आपकी रेशियो नंबर 2। तो जब दो रेशियोज बराबर होती हैं, दो रेशियोज क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है आपको, ठीक है, तो उस वो इफ इफ टू रेशियोज आर इक्वल, इक्वल मतलब किस सेंस में इक्वल, अगर उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू बराबर है तब वो रेशियोज जो है प्रपोर्शन में कहलाएगा, देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज करो ये दो रेशियोज थी, A:B, मैंने इसका वैल्यू लिया 2:3। एक है C:D, मैंने इसका वैल्यू लिया, सपोज करो इसका मैंने वैल्यू लिया यहाँ पे 4:9, 4:9। ठीक है, अब देखो, तो ये पहली रेशियो है और ये दूसरी रेशियो है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियोज के बीच में कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन कैसा होता है कि आपको चेक करना है कि जो दोनों रेशियोज है, जैसे यहाँ पे पहली रेशियो A:B है जिसकी वैल्यू क्या है 2:3 है, दूसरी रेशियो क्या है C:D जिसकी वैल्यू क्या है 4:9 है। आपको देखना है, इन दो रेशियोज को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन में आप क्या देखेंगे कि दोनों रेशियोज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। बराबर का इन सेंस क्या मतलब है, मान लो ये 2:3 है पहला रेशियो, सेकंड क्या है 4:9 है। लेकिन मैं अगर 4:9 को यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक है, कट अगर मैं करूंगा यहाँ पे 4:9 को, तो ये अपने आप जो है, जस्ट 1 सेकेंड हियर, ठीक है, ये आपका हो गया 2 2 4 हो गया, और ठीक है 3 हाँ जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सो लेट्स मान लीजिए है बेटा
ये सॉरी मैं इसको यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, ये 4:6 है, 9 नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, गलती होगी। अब देखिए ये 4:6 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4:6 को जब भी मैंने कट किया तो ये क्या बन गया 2:3 बन गया। तो इसका मतलब जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या आ गई, बराबर आ गई। सो 2/3 इज रेशियो नंबर 1 एंड अगेन दिस बिकम्स 2/3, तो ये क्या बन गया रेशियो नंबर 2। तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, क्या हो गई बराबर, क्या बराबर होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू इनके बराबर होगी। तो अगर ये अगर इनकी ये जो वैल्यू है बराबर हो जाती है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये दोनों रेशियो जो है प्रपोर्शन में है, क्या है प्रपोर्शन में। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होती तो दे विल नेवर बी इन प्रपोर्शन, तो आप ये मानेंगे प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल रेशियोज मस्ट बी सेम, और यूनिट्स आपस में सेम होनी चाहिए, किसमें, इंडिविजुअल रेशियोज में। क्यों, रेशियो का तो मतलब ही यही होता है, रेशियो इज नथिंग, इट इज एक्चुअली अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो हमने देखा था क्वांटिटीज में कंपैरिजन कब करते हैं, जब उनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। तो आपस में यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने ही चाहिए। भले यहाँ पे ये चीज, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 रुपीज इज टू 3 रुपीज, ये पहली रेशियो थी। सेकेंड रेशियो क्या थी, 4:6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 kg इज टू 6 kg, वो चलेगा बिकॉज इन ये एक रेशियो है तो इसके आपस में तो यूनिट सेम ही है ना, ये भी एक रेशियो है और इसके आपस में यूनिट सेम है। आपस में यूनिट सेम होने बहुत जरूरी है, कोई फर्क, ठीक है। तभी तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, यूनिट सेम होनी चाहिए। नंबर 2 क्या हो गई, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है देन यस दीज टू रेशियोज आर सेड टू बी इन व्हाट, प्रपोर्शन। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ये प्रपोर्शन का बेसिक जो था मैं आपको बता दूं, देखो प्रपोर्शन में हमने अभी देखा था, ये देखो ये प्रपोर्शन का एक बेसिक सिंबल है। अगर दो रेशियोज प्रपोर्शन में होती हैं, रेशियो नंबर 1 A:B है, नंबर 2 C:D है, तो अगर दे आर इन प्रपोर्शन देन यस, तो ये हो जाएगा प्रपोर्शन का सिंबल क्या हो गया, ये हो गया सही। तो ये डबल जो है साइन, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, प्रपोर्शन, सिंबल ऑफ व्हाट, प्रपोर्शन। क्लियर है बच्चे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो दो रेशियोज प्रपोर्शन में है, दो रेशियोज क्या है प्रपोर्शन में है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये A:B प्रपोर्शन C:D लिखेंगे ना। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो B और जो आपका देखो आपका ये जो B और C है, B और C जो है ये क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो ये जो B और C है इनको हम बोलते हैं मीन्स, क्या बोलते हैं, मीन्स। तो ये B और C क्या होते हैं, मीन्स होते हैं, क्या होते हैं, मीन्स होते हैं। और ये जो आपका A एंड D है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है जी। और B और C को क्या बोलेंगे, मीन्स और मीन टर्म। अब एक रूल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये एक चीज याद रखना हमेशा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, इसका यूज आएगा बहुत जगह पे। तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर है, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, वो तब होता है जब दो रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं, अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर होगा। अच्छा यहाँ पे मीन्स क्या था, बी और सी था ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये बी इंटू सी, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू, बिकॉज बी एंड सी आर व्हाट मीन्स, ए एंड डी आर व्हाट, एक्सट्रीम्स। आगे समझ में सबको, तो याद रखना इस बेसिक फॉर्मूले को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम करते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सो दिस इज वेरी वेरी, अब देखो अब जरा ध्यान से देखना है इसको, इस चीज का यूज आगे बहुत ही जगह पे आएगा। पहले आपको ये बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हमको दो रेशियोज दिए हैं तो हमको ऐसे कंबाइंड रेशियो कैसे निकालनी होती है, फिर इसका यूज आएगा देखना क्वेश्चंस के अंदर, फिर हम डायरेक्टली इसको इंप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर ही डायरेक्टली। ठीक है, आई विल शो यू, लेकिन ये चीज पहले बताना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, अब मान लो मैंने आपको बोला A:B की वैल्यू 2:3 है, B:C क्या है 4:5 है, हमें बताना है A:B:C। मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा, और ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देन बिल्कुल ध्यान से देखना वो चीज क्या है। देखो देखो ऐसा होता है,
तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A:B 2:3 और B:C क्या लिखा हुआ है 4:5। मैं एक बार इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ समझाने के लिए। A:B क्या है 2:3 एंड देन B:C क्या है 4:5। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है समझो। ये देखो इन दोनों रेशियोज में कॉमन टर्म क्या है। पहले में A:B है, दूसरे में B:C है, तो कॉमन टर्म क्या आ गई B आ गई। क्या आ गई B आ गई। इसको हम बेसिकली मीन टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीन टर्म बोलते हैं। आपको करना क्या है, ये जो कॉमन टर्म है या जो मीन टर्म है इनकी वैल्यूज को बराबर करना है। इनकी वैल्यूज को क्या करना है बराबर करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यूज दी है, ये दी है 2:3, ये A है और ये क्या है B है। तो B की सिर्फ कॉमन की वैल्यू देखो, B की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है बेटा, मुझे इस B की टर्म को बराबर करना है। वो एक ही तरीका है, क्योंकि तो मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है। या इंडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे 4 और 3 का एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि 4 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 का एलसीएम क्या होता है 12, यानी मुझे जो है इसको 12 बनाना है। बी वाले टर्म्स को क्या बनाना है 12। अब अगर मैं ऊपर में देखूं ध्यान से, 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि भाई जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। कौन से टर्म को? जो बी वाला टर्म है, क्योंकि कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे बी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म, ऊपर वाली चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले में बी का टर्म क्या है 4 है। अब जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी की पूरी रेशियो से मल्टीप्लाई होगा ना, जाके खाली बी से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसे नीचे मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी की पूरी चीज को। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी रेशियो से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 × 4। पहले A:B को सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 कितना आ गया 8, 3 × 4 क्या आ गया 12 आ गया। नीचे वाला टर्म में देखते हैं, 4 × 3 कितना आ गया 12 और 5 × 3 कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखा B बराबर आ गया, B क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या B अलग अलग था, तो फिर मैं कैसे B की एक वैल्यू ले लूंगा। बिकॉज अगर मुझे यहाँ पे कंबाइंड रेशियो निकालनी है A, B और C की, तो B की कोई ना कोई एक ही वैल्यू होती ना, दो तो नहीं हो सकती थी। अगर मैं यहाँ पे रेशियोज में देखूं, यहाँ तो B की अलग वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे भी B की अलग वैल्यू दी हुई है, तो मैं फिर एक वैल्यू कैसे लूंगा। मुझे इसको एक वैल्यू बनाना पड़ता। वो कैसे मैंने बनाया, दोनों का एलसीएम ले लिया, या इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर वाले टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आगे सबको समझ में? ठीक है जी, तो ये चीज था इसके अंदर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बस आपको बी की टर्म को सेम बनाना है। मैंने ऐसा क्यों किया मल्टीप्लाई, नीचे को ऊपर से ऊपर को नीचे से, बिकॉज दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो फिर मैंने क्या देखा, इनका एलसीएम क्या 12 है। या इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने कर दिया यहाँ पे और ये ऐसा आ गया। तो अब फिर ए क्या बन गया 8 बन गया, और बी क्या बन गया 12 और सी क्या बन गया 15 बन गया। तो फिर आंसर क्या आ गया 8:12:15। आ गया समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो यार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट आप भेज सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक और चीज है, ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड वे करने का। अगर आप मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। उसमें क्या है कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नहीं करना, इतना दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो सीधी सी बात है, करना क्या मैं आपको बताता हूँ। A:B, B:C। ठीक है, जब भी आपको निकालना हो A:B:C, कुछ मत करना, बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है। क्या करो, यहां एरो बना दो। एरो नीचे आई, फिर ऐसे डायगोनल गई, फिर ऐसे आई। ठीक है, सो यू हैव टू गो लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज आई जस्ट राइट द वैल्यूज हियर। A:B की वैल्यू क्या है 2:3, ये क्या है 4:5 है। तो जैसे यहाँ पे एरो बनाया है ऐसे यहाँ एरो बनाता हूँ। एक एरो ऐसी, एक एरो ऐसी, एक एरो ऐसी, बना लिया। कुछ नहीं करना आपको, बस मल्टीप्लाई करते रहो।
2 इंटू 4 क्या हो गया 8, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, देन 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, दैट्स इट, कुछ नहीं, वही सेम चीज आई है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं सोचना कि मल्टीप्लाई करूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या फैक्टर आ रहा है, कुछ नहीं, उसको नहीं सोचना, यूज दिस शॉर्टकट, दैट्स इट। और ये चीज बहुत बार यूज होगी एग्जाम में, इस शॉर्टकट को याद रखना अच्छे से, क्योंकि आप क्वेश्चंस के अंदर बार बार ऐसे कॉमन फैक्टर निकालते रहोगे, आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, इसका आप बहुत यूज कर सकते हो जल्दी चीजें निकालने के लिए, ठीक है जी। इस चीज का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाऊंगा जब बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम उसको फिर से रिकैप भी करेंगे उस टाइम पे कि देखो हमने ये चीज सीखी थी, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मान लो यहां पे तो थी 2 रेशियोज, अब मान लो अगर 3 रेशियोज हो तो तब कैसे करेंगे, ठीक है जी। सो 3 रेशियोज में मैं क्या करूंगा, पहले वही चलते हैं नॉर्मल वे से। पहला क्या है, वही ए इज टू बी है जी, ये क्या हो गया सी इज टू सॉरी 2:3, सॉरी फॉर दैट, बी इज टू सी है, ये क्या हो गया 5:2। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, तो पहले मैं फर्स्ट 2 रेशियो को लूंगा, फिर नेक्स्ट 2 को लूंगा, ऐसा लूंगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं स्टैंडर्ड वे से, फिर हम आएंगे शॉर्टकट पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वे देखते हैं, आपको क्योंकि आपको ना अप्रोच पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है। देखो हमारा बस एक ही फोकस होना चाहिए कि ये जो कॉमन टर्म है इसको बराबर करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखो तीनों रेशियोज में जो है, अगर फर्स्ट 2 रेशियोज में देखो बी कॉमन आ रहा है, सेकंड 2 रेशियोज में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। अल्टीमेटली आपका मोटिव होना चाहिए बस कॉमन टर्म्स को जो है सेम करना है। क्यों सेम करना है, क्योंकि जब आप फाइनल रेशियो निकालोगे ए बी सी और डी की, तो अब देखो ए और बी फर्स्ट 2 में बी कॉमन है, तो बी की कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी ना, हम 2 वैल्यू तो नहीं ले पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले में बी की वैल्यू 3 है, नेक्स्ट में बी की वैल्यू 5 है, तो मैं तो कोई एक ही वैल्यू लूंगा ना, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं कि हम 2 वैल्यूज लेंगे, तो इसलिए हमको यहाँ पे सेम करनी पड़ेगी बी की वैल्यू, ताकि कोई एक वैल्यू हो जाए। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड रेशियो में सी कॉमन है, तो मुझे सी की कोई ना कोई एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो मुझे सी की वैल्यू को भी यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। तो पहले मैं फर्स्ट 2 रेशियो लेता हूँ और उनमें मैं बी की वैल्यू को बराबर कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो फर्स्ट 2 रेशियो लिया, तो बी की वैल्यू को बराबर करते हैं। तो पहले में ये क्या है 3 है, नीचे में क्या है 5 है, या तो ऐसे समझ लो क्योंकि 5 और 3 में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 15 हो गया। या फिर ऐसे ऐसे समझ लो अगर फैक्टर नहीं होता कॉमन, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे और ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी की पूरी रेशियो से, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो ऐसा मान लो इसको एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने ऊपर ऊपर वाले को रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई रेशियो क्या बन गई, 2 × 5 कितना हो गया 10, ये क्या आ गया 15, 5 × 3 कितना हो गया 15 हो गया, 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया। आ गया सबको समझ में। तो अब ये रेशियो क्या बन गई, A:B, B:C। अब देखा बी कॉमन आ गया ना, बी की एक ही वैल्यू आ गई अपने आप ही। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लेंगे ये नेक्स्ट 2 रेशियोज। अब मैं यहां पे लूंगा ये जो हमारी जो रेशियो आई है, ठीक है। देखो अब समझो इस बात को, तो मान लो ये 5:2 है और ये क्या हो गया आपका 1:4 हो गया, ठीक है जी। मुझे एक्चुअली में क्या करना था यहाँ पे, मुझे देखो या तो आप इसको यहां से समझ लो, या ऐसे भी आप समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ करना क्या। देखो अ, अभी इसको लीव करो, पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। मान लो ये ओरिजिनल रेशियोज है B:C और C:D की, मुझे यहाँ पे पता है ये B:C है और ये C:D है, तो C कॉमन है, C की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा, 2 और 1 है, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई, तो इसको मैं करूंगा 1 से मल्टीप्लाई और इसको करूंगा किससे 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, वो टर्म तो वही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना सबसे, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1 × 2 क्या हो गया 2, 4 × 2 क्या हो गया 8। अब देखा सी बराबर आ गया, ठीक है। तो यानी अब ये रेशियो क्या बन गई 5:2 और 2:8,
बन गई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बट अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो आपने ये रेशियो बराबर की, लेकिन अभी तो बी और सी की वैल्यू क्या बन चुकी है, 15:6 बन चुकी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये टर्म चीज, ये चीज क्या है, 5x2 है, 5x2 है। तो कॉमन सेंस ये बोलती है बच्चे, ये 5 से 15 हुआ, ये 2 से 6 हुआ, यानी एक्चुअली में देखा जाए ये इसका 3 टाइम्स हुआ है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो ये अगर 3 टाइम्स हुआ है, जो अब इसकी नई वैल्यू बन चुकी है, तो फिर नीचे वाले को भी हम बढ़ाएंगे अपने आप ही, ऐसे ट्राइस कर देंगे अपने आप ही, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू को बराबर करना था। ठीक है, तो इंडायरेक्टली वो फैक्टर क्या है, 3, जिससे यहां पे ये चीज आई है। ठीक है, तो यानी नीचे वाला टर्म भी क्या आ गया, सो इसको मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 यहां पे और 3 यहां पे। सो 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या अब आप देखो ध्यान से, सपोज करो, फॉरगेट करो कि यार सर ये आपने क्या बता दिया, इतना कंफ्यूज बता दिया कि ये चीज यहाँ पे मैंने अलग से बनाई है। चलो अलग से मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर आप ये भूल गए, अब ये तो आपने सीख लिया था a/b और b/c को बराबर करना, जिससे नई वैल्यू क्या आ गई थी, नई वैल्यू आ गई थी 10:15 और 15:6 आ गया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना किसी को। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से, मान लो मुझे इसको करना है, ये a/b है और ये b/c है, अब मुझे निकालना क्या था, c/d, है ना। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या था, c को बराबर करना। तो अब नई वैल्यू तो b/c की आ चुकी है 15:6, जबकि पहले क्या थी, 5:2 थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी को लेके चलो, कोई नहीं। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है इस समय, वो है 1:4। वो क्या आपकी 1:4 है। ठीक है, तो कोई नहीं यार, अगर ये b/c है, नीचे वाला c/d है, तो मेरा मोटिव क्या है, c को बराबर करना। कोई नहीं जी, कर लेंगे। तो कैसे बराबर करूंगा, इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू तो यहाँ पे ही है ना, ये b है ये c है, और ये c है और ये d है, तो बस c को बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो अब बच्चे मेरी बात सुनो यहाँ पे। तो अब क्योंकि ऊपर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम सेम वैल्यू रहेगी। नीचे वाली टर्म बदल जाएगी, वो क्या होगी, 6 × 1 कितना हो गया, 6, 6 × 4 कितना हो गया, 24। वही चीज आ गई ना अपने आप ही। ठीक है बेटे, तो देखो हमारा वही वैल्यू आया था। तो चलो अब वैल्यू बन गई 10:15, 15:6, और ये क्या आ गया, 6:24। तो बन गई सारी वैल्यूज, a/b, सॉरी c/, हाँ b/c, सॉरी, ये b, ये क्या हो गया आपका b/c, और ये क्या हो गया आपका c/d। ठीक है जी, अब आपका a की वैल्यू क्या आ गई मुझे बताओ, a आ गया 10, b क्या आ गया, b बताओ फटाफट से सारे, 15, c क्या आ गया बच्चे, 6, कॉमन 6 है, d क्या आ गया बच्चों, 24। So a is 10, b is 15, c is 6 and d is 24। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये तो था बहुत ही स्टैंडर्ड वे करने का, स्टैंडर्ड अप्रोच। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ठीक है, वो याद रखोगे तो ये सब भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कॉमन है क्या नहीं है। हम हो सकता है 3 रेशियो है, कल को 5 रेशियो इकट्ठी हो जाए, हमें क्या दिक्कत, हो सकता है ऐसा हो जाए a/b, b/c, c/d, फिर बोले d/e भी है, फिर बोले e/f भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी मर्जी रेशियोज हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। लॉजिकल पॉइंट क्लियर है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसका एक यू नो ट्रिक वाली बात में। ठीक है, ट्रिक क्या है समझो इस बात को। ठीक है, लेट सपोज करो हियर, मैं आपको इसमें मैं बस यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे कि a/b जो है, ये यहाँ पे क्या है, 2:3 है। ठीक है बेटा, ये 5:2 और 1:4, ये है 5:2 और ये है 1:4।
अब देखो ध्यान से करना क्या, समझो इस बात को। अब देखो बच्चे, मान लो ये A:B है, ये B:C है और ये C:D है। अब देख बेटा, मैं पहला देख स्टैंडर्ड, हमने एक किया स्टैंडर्ड पे, अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक वाली फॉर्म। देख बच्चे, ये A:B है, जिसको हमने क्या लिखा, इसको ऐसे समझो, ये A है और ये B है, इसको हमने क्या लिखा, 2/3। अच्छा देखो, ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, ये तो क्लियर हो गया। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी अभी ये रेशियो है जिसकी वैल्यू है 2/3। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। याद रखना, रेशियो में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। याद रखना इस बात को हमेशा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ रेशियो इज 2:3। अब बच्चे परेशान कि यार ये क्या लिखा हुआ है एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, तो कुछ नहीं होता वो बेटा, न्यूमरेटर मतलब एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये कहीं नोट में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, A/B क्या हो गया, 2:3 हो गया। B/C क्या हो गया बेटा, 5:2 हो गया। तो ये भी न्यूमरेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ठीक है बच्चे। अच्छा, C/D क्या हो गया बेटा, 1:4 हो गया। ये भी न्यूमरेटर है, ये भी क्या डिनोमिनेटर है। अब देखो बेटा, ये पहली रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है और ये थर्ड रेशियो है। तो मैं पहली रेशियो कुछ रेशियो के न्यूमरेटर को मान लेता हूं N1, इसको मान लेता हूं D1। सेकंड रेशियो के न्यूमरेटर को मान लेता हूं N2, इसको मान लेता हूं D2। थर्ड वाले को मान लेता हूं N3, इसको मान लेता हूं D3। जस्ट कि एक सेपरेशन हो जाए प्रॉपर, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। अब देखो करना क्या है, ट्रिक याद रखना हमेशा। मैंने A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है। देखो कुछ मत करो, जो सबसे पहला होता है और जब सबसे आखिरी होता है, वहां पे क्या होता है, ए वाली साइड पे सारे के सारे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। डी वाली साइड पे सारे के सारे डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं, यानी ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट साइड पे सारे न्यूमरेटर, लास्ट डी साइड पे मतलब सॉरी मतलब जो भी लास्ट, चाहे वो चाहे यहाँ पे ई होता है, एफ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड में सारा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ही आएगा। सबको बात समझ में आ गई, क्योंकि तीन न्यूमरेटर थे यहाँ पे N1 N2 N3, तो इन तीनों का प्रोडक्ट। तीन डिनोमिनेटर थे यहाँ पे D1 D2 D3, तो तीनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बी में क्या आएगा। बी में कुछ नहीं करना, जो आपका पहला न्यूमरेटर है, ये देखो ये फर्स्ट है, बस इसको शिफ्ट कर दो, इसको कर दो D1। N1 की जगह क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। बाकी सब वही रहेगा। आ गया समझ में, बाकी सब क्या होगा, एज इट इज रहेगा। अब जो इसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब किसकी बारी आएगी, N2 की बारी आएगी। तो क्या बारी होगी, N2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। जैसे N1 D1 हो गया था, अब N2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। और N3 N3 रहेगा। और फिर नेक्स्ट में नोटिस किया क्या हो गया, D1 D2 तो हो ही गया था ना। अब N3 की बारी थी, N3 क्या बन गया, D3 बन गया। इसलिए मैंने क्या कहा था, एंड में क्या आएंगे, सारे D's आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं अब इसको इस लॉजिक से निकालूं, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ए में सारे N1s हैं, तो पहला N2, ये 5 और ये 1, 2 5 से क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अच्छा, डी निकालते हैं, सारे सारे डीज क्या है, 3 2 और 4। सो 3 2 4, ठीक है, 3 2 और 4 तीनों का मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 4 का कितना हो गया, 24। बी निकालें, बी में क्या D1 है, D1 क्या था, 3, N2 N3, N2 इज 5, तो 3 इंटू 5, क्योंकि वो तो 1 था, 15 हो गया। सी निकाले बेटा, सी में क्या है, D1 मतलब 3, D2 मतलब 2, और देन फिर N3 मतलब 1, तो ये कितना हो गया, 6। तो क्या आ गया आंसर, 10 15 6 एंड 24, ठीक है। अब देखो यही आया था ना हमारा,
तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बेटा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। इन सब चीजों का बहुत यूज आएगा आगे, प्लीज इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। और क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइन टाइम में उन सब में इन सब चीजों का यूज होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ नेक्स्ट में यस, अब एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। कभी कभी इन सब पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ताकि वो छूटे ना, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने देखा प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने प्रोपोर्शन को ऐसे लिखा कि ए, प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, मान लो दो रेशियोज है प्रोपोर्शन में है तो उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है बेटा। सॉरी 1 सेकेंड हियर, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पेन में, जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जस्ट, ये ना नाउ इट्स ओके। तो देखो बच्चों, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है। जब दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होती हैं तो ऐसे लिखते हैं उसको, और उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, जब मैंने कहा था दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होती हैं, और मैंने आपको सिखाया था ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, ये हमने अभी सीखा था ना, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमें यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। और सीधा बोलेगा एग्जाम में कि बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते कैसे। अगर a इज टू बी जो है c इज टू d है, यानी प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में है तो इसको लिख लेंगे ऐसे, बिकॉज प्रोपोर्शन में दोनों रेशियोज बराबर होती हैं। अब तो हम d जो है, ठीक है, अब यहाँ पे जो d है ना, d, इस d को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो मान लो एग्जाम में बोले बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो और c की वैल्यू पता हो। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, 1 सेकंड। a की वैल्यू 2 दी है, b की वैल्यू 4 दी हुई है और c की वैल्यू 5 दी हुई है। सो ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5, दैट्स इट। तो ये 2 इज टू, ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू 5/d, है ना बेटा। फिर d क्या हो गया, 5 इंटू 4/2, 2 2 जा कितना हो गया, d क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। या आप इसको अगर शॉर्टकट फॉर्मूला किताब में जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है ना कि भाई हमें पता है हमें d निकालना है, हमें a इज टू b जो है वो c इज टू d दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, d यहां चला गया, b यहां पे आ गया, तो c इंटू बी अपॉन ए, ये बन गया शॉर्टकट फॉर्मूला। यही तो बना ना, और क्या बना, ये तो ये c है, ये b है और ये a है, तो 5 इंटू 4/2 कटा, वही 10, सेम चीज आ गई जो यहाँ पे आई थी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, बेसिक चीज है। आप डायरेक्टली बस आपको अगर वो फॉर्म वो थ्योरम याद है, क्या थ्योरम बेटा, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। उसके अलावा बस आपको अब मान लो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर। आपको पता है वो चीज कोई चीज प्रोपोर्शन में होती है तो आप क्या करते हैं, उन दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बराबर कर रखनी है, आपको पता बराबर हो जाती है इसके अंदर। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, a इज टू b जो है वो c इज टू d होगा, ठीक है। तो d जो है आपका क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बस d को यहीं रखना है, बाकी सबको वहां पर ले आना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, a इज टू b है, b इज टू c दिया हुआ है, c इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो c इज व्हाट इज कॉल्ड, c इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये एस देखो वहां पे क्या था, अलग अलग था, a इज टू b और c इज टू d था पहले वाले में, देखा। जब आपको निकालना था फोर्थ प्रोपोर्शनल तो सारे a b c d अलग अलग चीजें थी, यहाँ पे क्या है, b चीज कॉमन है, ठीक है। सो इफ यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, सो a इज टू b आपको दिया हुआ है b इज टू c के बराबर, याद रखना b इज टू c के बराबर है, यहाँ पे c इज टू d नहीं है, ठीक है बेटा। और c क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल।
तो बस कुछ नहीं, वो सी की वैल्यू तक कब निकाल सकते हो, जब आपको बी की वैल्यू पता हो और ए की वैल्यू पता है, और यहाँ पे आपको दी हुई है ए क्या 2 दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बस वैल्यू को डाल दो। ए हो गया 2, बी क्या हो गया 5, बी 5 है इस टू सी है ना भाई। तो बस ये हो गया 2/5 और ये हो गया 5/c, सी को यहाँ पे ले जाते हैं, तो 5 × 5/2 तो कितना हो गया 25/2। दैट्स इट, यही तो होगा ना, और क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपका, हाँ, सो 25/2 हो गया। सो दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकाला, थर्ड प्रोपोर्शन निकाला। चलो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है खुद ही बना लो, कोई नहीं यार। ये a/b है और ये b/c दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया a/b, b/c। हमें क्या बताना है, c की वैल्यू बतानी है, तो c को यहाँ पे ले जाता हूँ, b × b/a। इनडायरेक्टली ये क्या बन गया b²/a। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b²/a होता है। वो आपकी मर्जी है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला, जस्ट यूज दिस बेसिक लॉजिक, दैट्स इट। नेक्स्ट लास्ट होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, कभी कभी एक एक दो दो शॉर्ट ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो मैक्सिमम यूज होगा ना वो इस चीज का होगा जो हमने यहाँ पे ये चीज सीखी है। ठीक है, आपको a/b/c/d निकालना आना चाहिए, a/b/c निकालना आना चाहिए, इन सबका बहुत ज्यादा यूज होगा। मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इन सब में क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको बस ये ताकि छूटे ना तो आप इसको करिएगा जरूर। ठीक है, सो नेक्स्ट में क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी जो है वो क्या होता है, √(ab) होता है। बस छोटा सा फॉर्मूला है, लर्न कर लेना इसको। √(ab) है, ये a मतलब 4 हो गया, b मतलब क्या हो गया 9 हो गया, तो b मतलब क्या हो गया 9 हो गया। सो a 4 हो गया, b क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है जी, 4 9 से क्या होता है 36, 36 का अंडर कितना हो गया 6 हो गया, राइट। तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है बेटा। सो ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा हमने क्या देखा, यहाँ पे एक रेशियो के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कंपाउंड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियोज देखे, 1 लाइन में इसका डेफिनेशन देखा, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर देखा प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस की हमने बात की, जहां आपको दो रेशियोज दी होती थी तो कंबाइंड रेशियो निकालनी है, a/b/c, ऐसी 3 दी हुई है तो a/b/c/d कैसे निकालते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया और मैंने आपको एक स्टैंडर्ड वे भी बताया, तो आपको दोनों ही तरीके से का प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में, लेकिन शॉर्टकट ही अप्लाई करना हमेशा। ठीक है, फिर हमने देखा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, 1 लाइन की चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स किए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अभी और आएंगी, और आपको सारी की सारी वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है, ये करने के बाद प्रैक्टिस भी करना इसकी। ठीक है, और बस मैं एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसमें एक ऑल का बटन नहीं होता, जब सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑल का बटन आता है बेटा। ठीक है, साथ में ऑल पे जरूर क्लिक करना। ठीक है, जिससे होगा क्या, जितनी भी हम वीडियोस डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्वर इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी किसी स्टूडेंट को वीडियो में आप सीधे कंप्लेंट्स लाइक दिस कि कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन लेट आ जाता है, किसी को जल्दी आ जाता है, वो कभी कभी हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं उसका डायरेक्टली लिंक हम वहाँ पे दे देते हैं अपने आप ही, और कुछ भी अपडेट आती है हम उसको वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने कोई भी डाउट्स होते हैं आप उसको वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो आपके डाउट्स हो गए, वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी, आपको इंस्टेंट वहाँ मिल जाती है। ठीक है जी, तो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। उसके अलावा आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो यार। ठीक है, लाइक इसलिए क्योंकि ताकि हमें मालूम चले कि आपको, अगर हमारा जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज हमें कैसे पता कि जो हम काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, वो आप ही हमें बताएंगे ना इसके बारे में, बिकॉज आप ही हमारे व्यूअर है। ठीक है, तो आप बताइए हमें कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कुछ अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की नीड है इसके अंदर तो मुझे आप प्लीज, अगर कोई जेन्युइन है आपका, अगर आपका कोई भी जेन्युइन कंसर्न हुआ तो मैं जरूर उस पर काम करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू।
ठीक है। और जितना हो सकता है वीडियो को यार शेयर करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इस सारी की सारी वीडियोस आएंगी हर चैप्टर्स के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। आपका एग्जाम का जो मैक्सिमम कंटेंट है हम जरूर कराएंगे, ठीक है। तो मेरा बस ये पॉइंट है इसके अंदर, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखना, ठीक है। सारे की सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, समझना इसको, ठीक है बेटा। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, तो हर कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझना, दैट्स द पॉइंट ऑफ हियर। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।